हाय स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहाइड्रोहैलोजनीकरण। बिहाइड्रोहैलोजनीकरण क्या होता है? इस प्रक्रिया में ये सेज़फ के नियम के अनुसार कार्य करता है। सेज़फ का नियम के अनुसार कार्य करता है। सेज़फ का नियम क्या है? सेज़फ का नियम ये कहता है, सेज़फ के नियम दो प्रकार से हैं। पहला केवल एल्कोहल से है, अर्थात एल्कोहल बनने की प्रक्रिया में हाइड्रोक्सी समूह उस हाइड्रोजन परमाणु के साथ बाहर निकलता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम न्यूनतम होती है। मतलब यदि यहाँ CH3 रखें, CH2OH, तो इसमें हाइड्रोक्सी समूह जल के अणु के साथ बाहर निकलता है। माने जल बनने की प्रक्रिया में यहाँ हाइड्रोक्सी समूह और इसके निकटवर्ती कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन के साथ यहाँ से लुप्त होगा और ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे, जल बना देंगे और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। तो उत्पाद में एल्कीन तैयार होता है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसमें सेज़फ के नियम ये होगा कि किस जल बनने की प्रक्रिया में हाइड्रोक्साइड उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन के साथ बाहर निकलता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। इसके दौरान डबल बॉन्ड बनता, मतलब एल्कीन बनता है और वह एल्कीन ज़्यादा स्थायी होता है। अब देखेंगे इसी प्रकार यदि हैलोजन के साथ तुलना करें तो वहाँ HX बनने की प्रक्रिया में CH3 CH2 और यहाँ आ जाए CH2Cl या X ले लें, तो यहाँ HX बनने की प्रक्रिया में क्या बनेगा? HX बनेगा। HX बनने की प्रक्रिया में हैलोजन समूह इसके निकटवर्ती, माने हैलोजन समूह के निकटवर्ती कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन के साथ बाहर निकलता है। ठीक है, जहाँ हाइड्रोजन परमाणु संख्या न्यूनतम होती है। अभी बता रहे हैं आगे, इनका वास्तविक रिएक्शन अभी दिखाया जा रहा है। ये फिलहाल सेज़फ का नियम है जो 11 में आया हुआ था, 11 में पढ़े होंगे आप। यहाँ भी क्या बनता है? डबल बॉन्ड जनरेट होता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और ये मिल करके डबल बॉन्ड बना देंगे, हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पढ़ना है बिहाइड्रोहैलोजनीकरण। इसमें होगा क्या? ये जो बिहाइड्रोहैलोजनीकरण है यह सेज़फ के नियम के अनुसार कार्य करता है। जब कोई एल्किल हैलाइड CH3 या R के साथ रेशो R CH2X प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया करते हैं तो ये सबसे पहले पोटेशियम और X हैलोजन समूह ये क्रिया करके सबसे पहले बना लेते हैं K+X। ठीक है, तत्कालिक अभी के लिए पूरा नहीं कहा जा रहा। अभी यहाँ चूंकि ये लवण है, लवण और जल बनेगा। आगे देखें, यह OH इसके निकटवर्ती कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन के साथ बाहर निकलेगा। मतलब इसके ये बंद खाली हो गया है, इस कार्बन के निकटवर्ती हाइड्रोजन परमाणु के साथ ये बाहर निकलेगा और यहाँ से एक H यहाँ है, ये इस हाइड्रोक्सी के साथ बाहर निकलेगा और ये बना देगा जल भी बन गया। यहाँ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, अर्थात यहाँ क्या बना? एल्कीन बन जाता है। ठीक है, फिर से देख लें। जब हैलो एल्केन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहली के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्कीन
बनाता है। क्या बनाता है? एल्कीन। और यह एल्कीन ज़्यादा स्थायी होते हैं सेल्ज़ियस के नियम के अनुसार। देखिए एल्कीन हो गया। यदि ये तो था प्राइमरी के लिए, प्राथमिक के लिए। ये जो हेलोएल्केन है वो है प्राथमिक है। अब यहाँ देखिए द्वितीयक होगा तो क्या होगा? यदि इसको द्वितीयक करते हैं CH3 CH2 CHBr CH3 प्लस KOH Cl। अब देखें इस स्थिति में सेल्ज़ियस के नियम में ही आप पढ़े हैं। इस स्थिति में उधर से उस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ ये HBr बाहर निकलेगा। उस निकटवर्ती कार्बन के हाइड्रोजन को यह Br लेकर बाहर निकलता है जहां सीरीज लंबी होती है। माने इधर तो सीरीज लंबी नहीं है, इधर सीरीज लंबा है। कार्बन की श्रृंखला इधर लंबी है, इसलिए इस निकटवर्ती कार्बन के साथ निकलेगा, न कि इसके साथ निकलेगा। तो ये यहाँ से एक H बाहर निकल जाएगा और ये Br मिलकर के क्या बना देंगे? HBr बना देंगे। और आगे पड़ा हुआ है KOH। क्या बनेगा? यहाँ से HBr बाहर निकलेगा, आगे पड़ा हुआ है KOH। ये पहले बना लेगा KBr और जल बना लेता है। जब अम्ल और क्षार से क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। यह नियम वहाँ लागू होगा। पहले तो क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल यहाँ से एल्कीन बना देंगे। एल्कीन बनाने के बाद ये दोनों अभिक्रिया कर लेंगे। यहाँ से HBr और KOH अभिक्रिया कर लेते हैं तो ये बना लेते हैं और HBr और KOH ध्यान देंगे। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बनेगा? यहाँ से कंपाउंड बन जाएगा CH3। यहाँ से एक H बाहर निकल गया Br के साथ, तो CH एक H निकल चुका है और यहाँ का एक बंध और यहाँ भी एक बंध खाली है। ये दोनों मिलकर के एक नया बंध बना देंगे, इसको कहा जाता है डबल बॉन्ड। और फिर CH3 ये एल्कीन होगा और यह एल्कीन अधिक स्थायी होगा, अधिक स्थायी। यह विहाइड्रोजनीकरण तृतीयक हेलोजन के लिए लागू नहीं होता है। तृतीयक एल्कोहल के लिए जो एल्कीन बनते हैं वो अस्थायी हो जाते हैं, इसलिए यह अपवाद की गिनती में आता है। उन्हें तृतीयक हेलोएल्केन जो होंगे तृतीयक KOH के साथ अभिक्रिया करके अस्थायी एल्कीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अस्थायी एल्कीन बनाते हैं, इसलिए वो क्या हो जाता है? इसका अपवाद है जो आपके सिलेबस में नहीं है। आगे देखें डिहाइड्रोजनीकरण होगा। आगे आपको पढ़ेंगे बूट अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया देखें, ऊर्ज अभिक्रिया क्या करता है? ऊर्ज अभिक्रिया RH मतलब हेलोएल्केन कोई भी होगा, उस हेलोएल्केन में सोडियम से क्रिया कराने पर, हेलोएल्केन्स में सोडियम से क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। तो एल्केन यहाँ भी NaX है, Na और X ये दोनों आपस में क्रिया करके NaX बना देंगे, इनको डबल कर देते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया का प्रयोग श्रृंखला को बढ़ाने में, कार्बन की श्रृंखला को बढ़ाने में किया जाता है। मतलब यदि हेलोएल्केन्स सोडियम से क्रिया करे इथरीय विलयन में, यहाँ ईथर होगा, इथरीय विलयन में, तो क्या बन जाएगा? एल्केन प्राप्त हो जाएगा। आप लोग अपने अनुसार यहाँ एथेन प्राप्त कर लेंगे। जैसे CH3X के जगह पे Br कर रहे हैं की क्रिया 2Na से करा दें इथरीय विलयन में, तो बन जाएगा CH3 अर्थात एथेन प्लस Na की संख्या। क्लियर? आगे देखें। अभी तक तो हम लोग ये पढ़े कि ये R किस रूप में था? CH3 प्लस के रूप में कार्य कर रहा है। देखने से दिखता है कि CH3 प्लस के रूप में कार्य करता है, लेकिन आगे जो हम पढ़ेंगे
कार्बधात्विक यौगिक जो बनते हैं, कार्बधात्विक यौगिक में एल्केन जैसे CH3 ये माइनस के रूप में कार्य करता है, CH3 ये माइनस के रूप में कार्य करता है। तो उसके लिए देखें एक आता है मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, Mg के साथ क्रिया, क्या होगा इसमें RX की क्रिया Mg के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो RMgX यह एक कंपाउंड तैयार होता है जिसे कहते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जो एक कार्बधात्विक यौगिक है, कार्बधात्विक यौगिक है। कार्बधात्विक यौगिक में R नेगेटिव में होता है, R नेगेटिव में होता है, या ये कहें कि R के साथ कोई भी धातु मेटल डायरेक्ट जुड़ा होता है और इनके बीच में जो बंध होता है सहसंयोजक बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है। इस रिएक्शन का खोज ग्रिग्नार्ड ने किया था, इसलिए इसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। अर्थात एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कार्बधात्विक यौगिक है जो एक क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। देखें यदि इसी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया इसी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX की क्रिया जल से या HCl तनु होना चाहिए, कोई भी अम्ल हो तनु हो, उनके साथ कराते हैं। तो यहाँ से RH के रूप में अर्थात एल्केन के रूप में बाहर निकल जाता है, RH एल्केन के रूप में बाहर निकल जाता है। और चूंकि यहाँ OH बच जाएगा, यहाँ Cl बच जाएगा, H बाहर निकल गया इसके साथ, तो MgOHX क्या बच जाएगा, MgOHX मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड प्राप्त होता है। यहाँ भी होगा डाइहैलाइड हो जाएगा, मैग्नीशियम डाइहैलाइड के रूप में मिल जाते हैं। आगे इन्हीं की क्रिया यदि जिंक के साथ करा दें, यदि इन्हीं की क्रिया जिंक के साथ कराएं, Zn से अभिक्रिया, जिंक भी एक धातु है, इसमें भी यह R माइनस के रूप में ही कार्य करता है। तो सर्वप्रथम RX की क्रिया Zn के साथ यदि होगी तो सबसे पहले बन जाएगा RZn, I कर लें आप, RZnI, ठीक है। अब ये कैसे बना, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में नहीं होता, ये गर्म करने पर ही प्राप्त हो जाता है। RI एल्किल आयोडाइड की क्रिया जिंक के साथ कराने पर, एल्किल आयोडाइड की क्रिया जिंक के साथ कराने पर एल्किल जिंक आयोडाइड प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे इनकी संख्या भी डबल कर दें और फिर इनको थोड़ा सा और गर्म कर दें। गर्म करने के बाद यहाँ से R जिंक के साथ, जैसे यहाँ I भी ये भी हट जाता है, जिंक मतलब जिंक आयोडाइड बन जाता है, जिंक I2 के रूप में बाहर निकल जाता है और ये ZnR2 के रूप में पड़े रहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा डाई एल्किल जिंक, और ये हो जाएगा जिंक आयोडाइड। मतलब जब एल्किल आयोडाइड की क्रिया जिंक के साथ कराते हैं तो एल्किल जिंक आयोडाइड तत्काल में प्राप्त होता है, लेकिन यह अभिक्रिया आगे बढ़ जाती है और वहाँ डाई एल्किल जिंक भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। आगे देखें, इस अभिक्रिया को डाई एल्किल जिंक, इस अभिक्रिया को
फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। यदि इन्हीं की अभिक्रिया यदि लेड या सोडियम मिश्र धातु के साथ कराते हैं, देखिए जैसे सोडियम और लेड मिश्र धातु माने ये दोनों आपस में मिले हों, मिश्र धातु से क्रिया कराएं तो क्या होगा? सोडियम लेड मिश्र धातु मतलब RX की क्रिया यदि सोडियम लेड मिश्र धातु के साथ कराई जाती है तो सबसे पहले ये Na और X बाहर निकल जाते हैं। क्या देगा? NaX बाहर निकल जाता है। यहाँ पर जाता है लेड, चूंकि यहाँ लेड +4 के रूप में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे 4 एल्किल समूह की आवश्यकता होगी। ये हो जाता है लेड PbR4 टेट्रा एल्किल लेड, टेट्रा एल्किल लेड के रूप में पाया जाता है। देखें टेट्रा एल्किल लेड हो गया। अब यहाँ अभी 3 लेड बचे हुए हैं, यहाँ 4 कर दें, 3 लेड बचे हुए हैं, ये हो जाएगा 3Pb और यहाँ सोडियम है 4, NaX भी 4, अर्थात यहाँ से 4 NaX प्राप्त होंगे। और क्या बन जाएगा? जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम और लेड मिश्र धातु के साथ कराई जाती है तो टेट्रा एल्किल लेड प्राप्त होता है। अगला और मोनो एल्किल हैलाइड जिसे कहा जाए, हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर इनको कई भागों में बांटा गया है। हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर पहले हम लोग मोनो पढ़ते हैं, फिर डाई पढ़ते हैं, फिर ट्राई पढ़ते हैं। तो मोनो का ये लास्ट टॉपिक है आज का, अपचयन। देखें अपचयन का मतलब क्या होता है? अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का बाहर निकलना। किसी अभिक्रिया से यदि ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो वो हो जाता है अपचयन। यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन अभिक्रिया में जुड़ रहा है, वो भी अपचयन होता है। और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी अपचयन। ये तीनों केस हैं अपचयन के। तीनों केस अपचयन के हैं। आगे देखें, इसमें एल्किल हैलाइड में अपचयन होगा, मतलब उसमें एक हैलोजन समूह है जो बाहर निकलेगा और वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा। मतलब अपचयन की प्रक्रिया में यदि एल्किल हैलाइड का अपचयन होगा, ठीक है, आप जिसके साथ कराएं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएं या RX की अभिक्रिया जिंक HCl की उपस्थिति में कराएं, ये कॉन्सेंट्रेट होगा। या RX की अभिक्रिया HI प्लस लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराएं, यहाँ चूंकि टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो तीनों कंडीशन में RH प्राप्त होता है। मतलब एल्केन तीनों कंडीशन में या अन्य कई कंडीशन है। जब आप अपचयन पढ़ेंगे तो वहाँ हर चैप्टर में अलग अलग अपचयन का होता है, प्रावधान है। एल्केन और यहाँ भी एल्केन प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा। इसमें थोड़ा सा विस्तार करते हैं, पहले वाले का विस्तार करते हैं, ध्यान देंगे। RX ये Al लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब यहाँ क्या होगा? 4 हाइड्रोजन है, इनके साथ 4 हाइड्रोजन यहाँ जाकर के 4 एल्केन समूह के साथ जुड़ जाएगा, मतलब 4RH बन गया, ठीक है, ये एल्केन प्राप्त हो गया। अब यहाँ लिथियम की संख्या 1 और यहाँ हैलोजन की संख्या 4। लिथियम यहाँ एक अकेला है, LiX बना लेगा और 3 हैलोजन और बच जाते हैं, और यहाँ एल्युमिनियम है, बना लेता है AlX3, एल्युमिनियम ट्राई हैलाइड, क्या बन गया? लिथियम हैलाइड। तो इस प्रकार से अपचयन होगा। और अपचयन की प्रक्रिया में
जितने केस है इसमें अपचयन होगा तो अपचयन में क्या बन जाएगा, एल्केन बनना है। बाकी आगे हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग अपनी मर्जी से जो भी सामान्य रिएक्शन बताया गया है अब तक उसमें C2H5Br ये आपके सिलेबस में है, तो C2H5Br के बनाने की विधि आपके सिलेबस में है, इसको आप बनाएंगे। R के जगह पे C2H5 और X के जगह पे Br भरकर सामान्य रिएक्शन में और आप एल्किल ब्रोमाइड आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम लोग डाई हैलाइड पढ़ेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में डाई हैलाइड पढ़ना है। धन्यवाद।